नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? और आज एक गीत का जिक्र करेंगे। आपने इस गीत को सुना होगा, तेरी छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। क्या महकेंगे फिर फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। शिक्षा फिल्म का ये गीत है जिसे गौहर कानपुरी ने लिखा। उन्हीं गौहर साहब से पूरी माफ़ी के साथ इसे यूं सुनकर देखिए कि छोटी सी अफवाह ने पूरा शहर जला दिया। कितना छोटा हो चला है दिमाग, कितना असहनशील, कितना अशांत, कितना अधीर, और कितना आसान हो गया है इंसान के दिमाग को सुलगा देना। नागपुर में 11 इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। हिंसा में 3 डीसीपी समेत 33 पुलिस वाले जख्मी हो गए। कई आम लोग भी घायल हैं। इनमें से एक को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा और ये आंकड़ा बढ़ेगा। 12 बाइक, कई कारें, एक जेसीबी को आग लगा दी गई। 50 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं। हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ इतिहास की एक कब्र को लेकर है जिसका भविष्य पर शायद ही कोई असर पड़ता। लेकिन अगर इतनी ही समझ आ जाती तो संतरा सिटी नागपुर इस तरह से नहीं सुलगता। पहले आदित्य से उस रात का मंजर जान लीजिए। ये नागपुर का शिवाजी पुतला इलाका है और इसी जगह पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज दोपहर से औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। कहते हैं शाम के वक्त दूसरा जो गुट था उस गुट के लोग भी इस जगह पर पहुंचे और दोनों गुट में विवाद की स्थिति बन गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई कि दोनों गुटों में आपस में कई घंटे तक पथराव हुआ। कई जगह पर आगजनी की गई। पुलिस का बल जो है वो तुरंत इस जगह पर पहुंचा। ये इलाका पुराने नागपुर का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, जिस वजह से पहले से ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात थी, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन उसके बाद भी जब भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले जो है वो भीड़ पर छोड़े और भीड़ तितर बितर हुई। अभी भी दोनों जो गुटों के लोग हैं वो इस इलाके में जितनी गलियां हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर दोनों गुटों के लोग जमे हुए हैं। नारेबाजी दोनों तरफ से की जा रही है। पुलिस फिलहाल जो है वो स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। भारी संख्या में, भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात है। शिवाजी पुतला इलाका जो है ये पुराने नागपुर का हिस्सा और यहाँ पर मोहल्ले वाला ये इलाका है। इस तरीके से यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ जो है वो गलियाँ, और इन दोनों गलियों से, सड़क के दोनों तरफ जो गलियाँ, उन दोनों गलियों से पत्थर जो है वो चल रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन कई घंटों तक लोग जो है इन दोनों तरफ की गलियों से पत्थर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ पर जमकर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद जो है भीड़ अब जो है वो तितर बितर हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि गलियों में यहाँ जो है दोनों तरफ जो है, गलियों में दोनों तरफ भीड़ जो है दोनों गुटों की दिख रही है और दोनों गुटों में जो है वो नारेबाजी भी जो है वो चल रही है। तनाव की स्थिति को नियंत्रित करने के पूरे इंतजाम जो है वो पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन भीड़ फिलहाल जो है वो दोनों तरफ जुटी हुई है। रात के अंधेरे में जलने के बाद कितना विभत्स हो जाती है सुबह शहर, ये भी आदित्य से जानेंगे। विभत्स इसलिए कहा क्योंकि ये उन्होंने जलाया जिन्हें इस शहर ने एक ठिकाना दिया, अपना नाम दिया, अपना अस्तित्व में एक परिचय दिया। देखिए ये सड़कें अभी तो फिलहाल आपको सुनसान दिखाई दे रही होगी, सिर्फ मीडिया कर्मियों का यहाँ जमाव रहा है। लेकिन डर की बात आपने की तो डर के ये दर्दनाक दृश्य को देख लीजिए। इस गाड़ी को देखिए। कल आगजनी में, हिंसा में उपद्रवियों ने इस गाड़ी पर पेट्रोल बम फेंका, इस गाड़ी को आग लगा दी और ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। सिर्फ गाड़ी का ऊपरी ढांचा बचा हुआ है, लेकिन न गाड़ी का इंजन है, न गाड़ी के अंदर किसी और तरीके का पुर्जा। गाड़ी की बात छोड़िए, इस घर की खिड़की को देखिए। इस घर के अंदर एक 90 वर्ष की महिला कल मौजूद थी जब उपद्रवियों ने इस खिड़की पर पेट्रोल बम फेंका। ये दावा किया जा रहा है कि इस खिड़की पर भी पेट्रोल बम फेंका। इस घर के पुरुष जो है वो अपने अपने कामकाज पर गए हुए थे। घर उनकी वापसी नहीं हुई थी। घर में सिर्फ महिलाएं ही थी। 90 वर्ष की एक वृद्ध महिला इस कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी थी, अशक्त थी, अपने बिस्तर से वो उठ नहीं सकती थी। लेकिन उपद्रवियों ने इस खिड़की पर पेट्रोल बम फेंककर इस घर को जलाने की साजिश रची। आइए इस गली में मैं आपको लेके चलता हूं। कल शाम को 6-7 बजे के करीब इस गली में लगभग 250 से 300 उपद्रवियों का, 250 से 300 हिंसा करने वाले लोगों का जमावड़ा था।
वो समय ऐसा था कि ज्यादातर घरों में सिर्फ महिलाएं थी, पुरुष नहीं थे। सोचिए महिलाओं की क्या स्थिति हुई होगी कि 250 से 300 लोग हाथों में हथियार लिए हुए, लाठी डंडे लिए हुए पत्थरबाजी कर रहे थे। और देखिए पत्थरबाजी के निशान जो है, ये कल हुई है पत्थरबाजी और इसके निशान आज मौजूद है। ये गाड़ी के जो शीशे हैं उसको चकनाचूर कर दिया गया है। अब पता नहीं ओवैसी साहब को किसने मुसलमानों की मसीहाई सौंपी है, लेकिन इस तरह के मामलों में वो जरूर नमूदार होते हैं। ये और बात है कि बड़े भाईजान संविधान करते हैं और जो छोटे भाईजान हैं वो कहते हैं जरा पुलिस तो हटा कर दिखाओ। मतलब निजामी सल्तनत बची रहे, चाहे ऐसे हो या वैसे हो। नीचे कर लीजिए ना सर जो नागपुर में जो हिंसा हुई है औरंगजेब विवाद को लेकर, हाँ देखिए पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठा कर देख लीजिए, तो ये खुद वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप, ये जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज़ कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की ज़रूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है नीचे कर लो हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस भी सामने आए, नागपुर की शांति का जिक्र किया, संविधान की बातें भी की। हैरानी की बात तो यह है कि वो अपने और अपने नेताओं के बयानों की अगर टाइमलाइन खंगाल लें तो ये साफ हो जाएगा कि नागपुर को फूस को तीली किसने दिखाई। खैर, ताजा बयान और सुनिए। सरकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपूरच्या महाल भागामध्ये जी काही घटना घडलेली आहे ती अतिशय अयोग्य आहे। अशा प्रकारे जमा होऊन दगडफेक होणं अत्यंत चुकीचं आहे। माझी तमाम नागपूरकरांना विनंती आहे की सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करावं। नागपूर शहर हे एकोप्याने राहणारं शहर आहे, त्यामुळे कोणीही शांतता भंग करू नये। मी स्वतः या परिस्थितीवर पूर्ण नजर ठेवून आहे। नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जे दंगे करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे। पोलिसांवर जर कोणी हमला करत असेल तर ते देखील अतिशय गांभीर्याने घेतलं जाईल। त्यामुळे सर्वांना माझी विनंती आहे की या ठिकाणी सर्वांनी
वैसे नागपुर की शांति का जिक्र तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कर रहे हैं। नितिन गडकरी वहीं से आते हैं, उन्हें भी आपको सुनना चाहिए। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। नमस्कार। हैरानी की बात तो यह है कि सारे जिम्मेदार बता रहे हैं कि नागपुर कितना शांतिप्रिय शहर रहा है, लेकिन हैरानी इस पर भी होती है कि जिम्मेदारों की नाक के नीचे शहर सुलग गया। इस हिंसा में भी प्लानिंग ढूंढी जा रही है। कोई गारंटी नहीं कि कल को कोई रंग ढूंढा जाएगा, परसों कोई मजहब तलाशा जाएगा, और अगर नहीं खोजी जाएगी तो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही। इतिहास की खुदाई के ख्याल ने कितना खूंखार कर दिया है लोगों को, कितना लहूखोर बना दिया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अपना ध्यान रखें, क्योंकि जिम्मेदार फिलहाल इतिहास भूल चूक सुधार कार्यक्रम में लगे हुए हैं। किसकी कब्र उखड़ेगी, किसकी बचेगी, इस सवाल से ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य किसका बन रहा है या बिगड़ रहा है। सुलगने से बचिए। बशीर बद्र ने खूब लिखा है, यहाँ एक बच्चे के खून से जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें। तेरा कीर्तन अभी पाप है, अभी मेरा सजदा हराम है। सुलगने से बचिए। नमस्कार।